मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं? और आई होप कि आप मेरा पिछला लेक्चर देखे होंगे और उसमें जो भी समस्या हो रहा है आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर पता ही है, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। जो भी डाउट हो उसको आप कॉल करें और उससे पूछें। और आज हम लोग बात करेंगे नया एक कूलॉम्स लॉ का। अब कूलॉम्स लॉ को जानने से पहले हम एक बात बताएं कि जैसे हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़े थे कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब कोई भी चार्ज, जब दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स कितना होता है, किस डायरेक्शन में होता है, किस पोजीशन पे वो फोर्स काम करता है, इसी के बारे में कूलॉम्स लॉ है। तो चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ में तो हम लोग कूलॉम्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो कूलॉम्स लॉ एक्चुअल में बताता है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। और कूलॉम्स ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद एक लॉ दिया कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ Coulomb's established the following law known as Coulomb's law। और ये है कि magnitude of electrostatic force between two point charge is directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between charge। आप लोग इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए लेट एज्यूम टू पॉइंट चार्ज। एक ये पॉइंट चार्ज है जिसको हम लोग Q1 बोलते हैं और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है ये Q2। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है ये इनके बीच का डिस्टेंस R है। अब इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में म्यूचुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये Q1 चार्ज पे जो फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू टू, अब फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू Q1। अब नाउ अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F21 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। पहली बात देखिए, डायरेक्शन अपोजिट है, ये राइट को लग रहा है तो ये लेफ्ट को लग रहा है। साथ में उन्होंने कहा कि मान लो कि ये कुछ F है, एज्यूम कर लो। तो उन्होंने कहा कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड इन दोनों के बेसिस पे हम लोग कहेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहां से एक प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो आएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, where K is known as Coulomb's कांस्टेंट और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम स्क्वायर इन वैक्यूम। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। मान लो कि हम लोग के पास दो चार्ज Q1 और Q2 है जो दोनों एक दूसरे से R दूरी पे रखा हुआ है, कि इसका मैग्नीट्यूड Q1, इसका मैग्नीट्यूड Q2। तो इस चार्ज Q1 के ऊपर इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और इस फोर्स को हम लोग लिखेंगे कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F12।
और इस पे लिखेंगे हम लोग फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब कूलॉम्स लॉ के अनुसार ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, और इस फोर्स को यदि हम लोग F एज्यूम कर लें तो हम लोग कहेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट 2 पॉइंट चार्ज। एंड इस दोनों के बेसिस पे हमने ये कहा, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाए तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया, और इस कांस्टेंट को हम लोग कूलॉम्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू एक में 9 × 10⁹ होती है। स्टॉप कर दो। तो बच्चों कूलॉम्स फोर्स की जो वैल्यू है F K Q1 Q2/r², वेयर K की वैल्यू कितने हमने बताया 9 × 10⁹। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। इस K को ऐसे डिटेल में लिखा जाता है 1/4πε0। तो हम लोग का कूलॉम्स फोर्स ऐसा हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब ये जो ε0 है, ε0 इसको हम लोग बोलते हैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये ε0 क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनी मीडियम ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि इस बात का यहाँ पे कुछ उतना डिटेल समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा और बताते हैं। मान लो कि कोई चार्ज, पहले इसकी वैल्यू जान लीजिए, E बराबर होता है 8.85 × 10⁻12, ये होगा कूलॉम्स स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। फॉर फ्री स्पेस होता है, फॉर फ्री स्पेस। अभी इसके बारे में एक बात बताते हैं, यही कोई मीडियम होगा फॉर ए गिवन मीडियम। तो कूलॉम्स फोर्स की वैल्यू किसी मीडियम के अंदर, इन मीडियम, होगी 1/4πε0 मीडियम का, एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2/r², where epsilon m is permeability of medium। अब यहाँ पे एक नया टर्म्स हम लोग डिफाइन करेंगे, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो इसको हम लोग कहेंगे अब, तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी है। इसको और एक टर्म से हम लोग K से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग रिलेटिव परमेबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, ये रिलेटिव परमेबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब यहां से हम लोग देखें तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम को हम लिख सकते हैं ε0, या एप्सिलॉन जो मीडियम है ε0 × K। अब जो फोर्स इन मीडियम आएगा, कूलॉम्स फोर्स इन मीडियम, वो हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε। अब मीडियम के जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, मीडियम के जगह पे ε0 K Q1 Q2/r²। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्स फोर्स इन मीडियम, और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम या फ्री स्पेस। अब एक बात और मैं बता दूं बच्चों कि ये बात ध्यान रखिए कि ये एक ही फार्मूले के अंदर 2 K आता है। K सेम फार्मूले के अंदर K 2 बार आता है, बट ये दोनों K से कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो K है ये कूलॉम्स कांस्टेंट है, कूलॉम्स कांस्टेंट है,
और जो ये के है ये रिलेटिव परमेबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं छोटे से इस पार्ट का कि कूलॉम्स लॉ क्या करता है कि दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। और इस लॉ के अनुसार जो दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला कूलॉम्स फोर्स होता है उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज होता है। अब इसमें एक कूलॉम्स कांस्टेंट आता है F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K की वैल्यू इतनी होती है। लेकिन ये फोर्स है जब वो दोनों चार्ज कहाँ पे रखे जाएं, फ्री स्पेस में रखे जाएं, वैक्यूम में रखे जाएं। लेकिन यदि वही चार्ज किसी मीडियम में रखे जाएंगे तो उनके बीच में लगने वाला जो चार्ज की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के बजाय एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ ये होगा एप्सिलॉन मीडियम की परमेबिलिटी। अब इसको हम लोग रिलेटिव टर्म्स में वैक्यूम का ये जो एप्सिलॉन नॉट परमेबिलिटी होता है उससे रिलेटिव लिखते हैं, तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है और इसको K से भी डिनोट किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन मीडियम को हम लोग इतना लिख लेंगे एप्सिलॉन मीडियम और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 1/K, और ये हो जाएगा फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू फोर्स ऑफ वैक्यूम बाई K। तो बच्चों इतना वीडियो यहाँ पॉज करके इतना पहले आप लोग लिख लो, इसको डिटेल में लिखो पहले, फिर हम इसके आगे प्रॉपर्टी ऑफ कूलॉम्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो चलो बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड कूलॉम्स फोर्स की। तो सबसे पहला बात बच्चों, जो कूलॉम्स लॉ होता है ये ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्ज होता है। यदि दो पॉइंट चार्ज हैं या नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज है तो उनके बीच में कूलॉम्स लॉ लगेगा। लेकिन यदि कोई चार्ज एक बॉडी के ऊपर है, वो पॉइंट चार्ज नहीं है, बड़ी बॉडी है, चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है, उसके ऊपर डायरेक्टली कूलॉम्स लॉ हम लोग नहीं लगाएंगे। उसके ऊपर कूलॉम्स लॉ लगाने के लिए हम लोग फिर यूज करेंगे इंटीग्रेशन मेथड, वो एलिमेंट्री पॉइंट मान के उसका चार्ज निकाल के और उसके बाद पूरे बॉडी के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला ये प्रॉपर्टी है कि कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज सिस्टम या पॉइंट चार्ज, ये कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम पे डायरेक्टली यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा होता है जो कूलॉम्स फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अब कंजर्वेटिव का है तो आपको पता है कि इसमें वर्क डन बाई फोर्स पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, ये पोजीशन डिपेंडेंट होगा। दो पॉइंट के बीच में यदि चार्ज को मूव करेंगे जो वर्क डन आएगा वो अलग अलग पाथ से सेम ही आएगा। तो कंजर्वेटिव नेचर हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़े ही हैं। तो ये कूलॉम्स फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, और ये फील्ड फोर्स का एग्जांपल है। कूलॉम्स फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ फील्ड फोर्स, कंजर्वेटिव नेचर है। थर्ड है कि जो कूलॉम्स फोर्स एक्ट करता है किसी बॉडी के ऊपर वो उसके सेंटर पे एक्ट करता है और इजीली इसको सेंट्रल फोर्स करते हैं। और चूंकि ये सेंटर पे एक्ट करता है इसके वजह से ये बॉडी के अंदर कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी फील्ड फोर्स होते हैं वो बॉडी के सेंटर पे काम करते हैं और जो भी सेंटर पे काम करेगा वो बॉडी के अंदर कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब जो कूलॉम्स फोर्स होता है दो पॉइंट के बीच में लगने वाला कूलॉम्स फोर्स तीसरे कोई चार्ज सराउंडिंग में है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस बात को हम लोग अब से एक्सप्लेन करते हैं, बट अभी आप लोग क्या करिए कि यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको जितनी भी प्रॉपर्टी हैं इसको राइट डाउन करिए। तो अभी वीडियो पॉज करके प्रॉपर्टी को राइट डाउन करिए। तो चलो बच्चों हम लोग जो अंतिम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि जो कूलॉम दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो कूलॉम्स फोर्स लगता है वो कोई थर्ड चार्ज सराउंडिंग में प्रेजेंस है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम लोग एक बात करते हैं, इसको समझना है, बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ये बात समझो। मान लो एज्यूम करो कि ये कोई Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अभी हम हर एक चार्ज को पॉइंट चार्ज लेके चल रहे हैं, पॉइंट चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स इधर होगा, ये होगा F21, अभी हम लोग बात किए थे,
और ये वाला फोर्स क्या होगा, F12, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा F12 या F21 डेट इज इक्वल टू K(Q1 Q2 बाई R²। अब नाउ एज्यूम करो कि कोई तीसरा चार्ज यहां आ गया Q3, तो देखो इनके बीच में भी एक नया फोर्स लगने लगेगा, ये होगा F23, और इनके बीच में भी एक नया फोर्स लगेगा F13, इसी तरह इस पे लगेगा F32, इसी तरह इस पे लगेगा F31। का नाम ये है कि जो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था या ये वाला, इनके मैग्नीट्यूड में जो पहले मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी, इसके रहने या न रहने से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये देखा जाए कि अब Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट लगेगा, मतलब इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू बदल गई, बट जो प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। ये बात आई होप क्लियर हो गया। एक बार और देख लीजिए, मेरा क्या कहना है कि यदि ये 2 पॉइंट चार्ज है और इनके बीच में लगने वाला फोर्स F21 एंड F12 है, उस समय अभी ये थर्ड चार्ज नहीं था, अब यदि थर्ड चार्ज आ भी गया तो इस फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चार्ज Q2 के ऊपर अब नेट फोर्स की वैल्यू अलग हो जाएगी, Q1 के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं। चलो बच्चों, तो एक एग्जांपल है, बहुत बेसिक एग्जांपल है, एलिमेंट्री। इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, Q2 की वैल्यू 6 माइक्रोकूलम है, और ये दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे वैक्यूम में रखे गए हैं, ये फ्री स्पेस में रखे गए हैं, तो उनके बीच में कूलम्ब फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए और यहाँ अपने से सॉल्व करिए, देन आप सोल्यूशन देखिए। तो चलिए हम लोग यदि इसको सॉल्व करें तो हमको पता है कि Q1 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम, Q2 की वैल्यू कितना है 6 माइक्रोकूलम, तो इसको 6 × 10⁻⁻6 कूलम, और R की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर। अब फार्मूला हम लोग को क्या पता है कि F बराबर K(Q1 Q2 बाई R², तो वैल्यू पुट करते हैं, तो K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू बताओ 2 × 10⁻6, Q2 6 × 10⁻6, R² 2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो और ये ऑब्वियस है फोर्स है तो न्यूटन यूनिट होगा, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 9 × ये हो गया 4 और ये 12 × 10⁻, यहाँ 9 है ये 12 है, तो -3 डिवाइड बाई ये 4 × 10⁻⁻4, तो ये हो गया 27 × 10⁻1, तो F की वैल्यू कितना आ गया 297। ठीक है, देख लो एक बार। तो चलो बच्चों एक अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और है इसमें कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज इज डबल्ड एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेज आल्सो डबल्ड, देन व्हाट हैपन विद फोर्स बिटवीन देम। तो देखो जैसे इसमें कहा गया है, मान लो कि पहले केस में Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू भी Q, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो R1 बराबर R, तो हम लोग कहेंगे कूलम्ब फोर्स की वैल्यू
R1 की वैल्यू R है, तो बताओ कूलम्ब फोर्स कितना होगा, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ R1 हो जाए, मतलब 2R हो जाए, और Q1 आल्सो 2Q1 हो जाए, Q2 भी 2Q हो जाए। तो बताओ नया फोर्स F2 की वैल्यू कितना आएगा, K 2Q बाई 2R का होल स्क्वायर। तो यहां से देखा जाए तो ये है 4 तो ये पहले के ही बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम लोग अब अगला एग्जांपल एक और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, एग्जांपल एक है कि एक पार्टिकल है जिसका मास सेम है और उसके ऊपर चार्ज Q1 है, और वो एक फिक्स चार्ज Q2 के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको बताना है कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा और किस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं। मान जाओ कि ये सर्कुलर पाथ और यहाँ पे Q2 चार्ज -Q2 चार्ज फिक्स है, और ये जो Q1 चार्ज है V0 के स्पीड से इसके ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। अब देखा जाए तो इसके ऊपर बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स mv स्क्वायर बाई r, और अंदर की तरफ लगने वाला कूलम्ब फोर्स। अब ये दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि F की जो वैल्यू है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F सेंट्रीफ्यूगल, ये है mv0 स्क्वायर बाई R, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम इन दोनों को इक्वल करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू mv0 स्क्वायर बाई R। तो एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखा जाए तो मिलेगा mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। अब यहाँ से हम लोग V0 की बात करें तो K Q1 Q2 बाई MR, तो V0 रूट के अंदर K Q1 Q2 बाई MR। और टाइम पीरियड की बात करें तो T बराबर 2 पाई R बाई V0। तो ये यहाँ से V0 की वैल्यू पुट कर दो, तो T बराबर 2 पाई R डिवाइड बाई रूट के अंदर K Q1 Q2 बाई MR। अब यदि हम लोग इसको सही से लिखें तो ये आएगा 2 पाई M के ऊपर हाफ R के ऊपर 3/2 एंड रूट के अंदर K Q1 Q2। तो इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों कूलम्ब फोर्स के बारे में था। अब अगला टॉपिक में हम बताएंगे कूलम्ब फोर्स इन मीडियम, एंड देन हम लोग बात करेंगे कूलम्ब फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, जिसको हम लोग सुपरपोजिशन लॉ भी कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा वही। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।